बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय और बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय में चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से जो आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, पहला जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यथार्थवाद को। यथार्थवाद की अगर मैं बात करूं तो यथार्थवाद क्या बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विवेचना करने के लिए यथार्थवादी उपागम को सर्वोत्तम माना गया। यानी जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ना हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हमें क्या, यथार्थवाद के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विवेचना कर सकते हैं। और यथार्थवाद किसकी सुरक्षा और किसकी शक्ति के बारे में बात करता है, किसकी सुरक्षा और शक्ति के बारे में बात करता है। यानी यथार्थवाद एक प्रकार का क्या है, विचार है, एक प्रकार की थ्योरी है। इन विचारों का जन्म क्या होता है, व्यक्ति के विश्वास से होता क्या होता, व्यक्ति के विश्वास होता। दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपनी रक्षा के खातिर वह दूसरों को नष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या बता रहे हैं, यथार्थवाद क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को हमेशा दूसरा व्यक्ति क्या नष्ट करने की कोशिश करता है। यानी एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान को मारने की कोशिश करता है, इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए, वह अपनी सुरक्षा करता है। यानी जैसे व्यक्ति का नेचर है, मेरी बात ध्यान सुना, जैसे व्यक्ति का नेचर है, जैसे ह्यूमन का नेचर है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का भी नेचर है। यानी जैसे व्यक्ति बिहेव करता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में अगर देखेंगे जो विरोध है और जो संघर्ष बना हुआ है, एक प्रकार के किसकी, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं उसमें जो टसल चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यवस्थाएं उसमें किसके लिए होड़ लगी है, हर कोई क्या करना चाहता है, शक्ति को अर्जित करना चाहता है। किसको अर्जित करना चाहता है, सभी राष्ट्र शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें। यानी यथार्थवादी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई यही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यही है कि इसमें सभी जितने भी राष्ट्र हैं वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की होड़ लगी हुई है और ताकि वह शक्ति प्राप्त करके क्या विजय प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार हम ह्यूमन को देखते हैं कि ह्यूमन क्या है, दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। अगर आप इंसान को देखोगे तो इंसान का नेचर कैसा है, इंसान दूसरे व्यक्ति पर क्या जमाना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है। उसी प्रकार से यथार्थवादी जो हैं वह ह्यूमन का नेचर करते हैं और ह्यूमन के नेचर को ही उनको क्या, राज्य का फिर बिहेव करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिस प्रकार हम देखते हैं कि संघर्ष बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिस प्रकार का संघर्ष है और विरोध जो बना हुआ जो संघर्ष है यहाँ पर चलता है, उसी प्रकार से ह्यूमन का नेचर भी है। ह्यूमन भी दूसरों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और राज्य का बिहेव भी किसके पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अकॉर्डिंग ही बना है। यानी जिस प्रकार व्यक्ति का नेचर है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का भी नेचर बना हुआ है। यानी राज्य जिस प्रकार अगर आप देखोगे प्रत्येक राज्य या राजनेता क्या चाहते हैं, सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं और शक्ति के लिए अपने हितों की पूर्ति। यानी जिस प्रकार एक व्यक्ति, एक इंसान शक्ति को प्राप्त करना चाहता है ताकि उसके हित पूरे हो सकें, उसी प्रकार जो हमारे स्टेट होता है यानी जो राज्य है वह भी शक्ति को अर्जित करना चाहता है ताकि उसके क्या हो, इसको हितों को पूरा किया जा सके। ठीक है, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में शक्ति और प्रभाव को प्रतियोगिता चलिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर हम देखेंगे तो जो व्यवस्था उसमें क्या है, शक्ति के लिए ही सारा संघर्ष लगा हुआ है ताकि वह शक्ति को प्राप्त करके क्या कर सकें, अपने अधिकारों को पूरी, यानी उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उस नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकें, वो पूरा कर सकें। मोरगंथु जो हैं वो क्या है, यथार्थवाद के सबसे बड़े क्या है, विचारक हैं। और मोरगंथु ने ही यथार्थवाद के सिद्धांत को बनाया है। मोरगंथु केवल यथार्थवादी लेखक नहीं, पहले ऐसे सिद्धांतकार माने जाते हैं, ऐसे पहले थिंकर माने जाते हैं जिन्होंने यथार्थवादी सांचों को वैज्ञानिक रूप से विकसित किया। यानी यथार्थवाद एक प्रकार की कह सकते हो रियलिज्म, यानी रियलिटी की बात करता है। ठीक है, ये व्यवहारवाद की बातें नहीं करता है बल्कि ये रियलिटी और रियलिज्म की बातें करता है और रियलिटी के अकॉर्डिंग बताता है कि जिस प्रकार व्यक्ति क्या है, अजारकवादी है। यानी व्यक्ति को बताता है, व्यक्ति के नेचर को ये बताता है कि मोरगंथु क्या कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ही दोषपूर्ण है, इसलिए जो राज्य है उसका भी व्यवहार कैसे बन गया है, दोषपूर्ण है। यानी व्यक्ति भी दूसरों पर अपना क्या जमाना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जमा चाहते हैं। उसी प्रकार से जो स्टेट है वह भी दूसरे व्यक्ति या वो भी क्या, दूसरे अधिकार, दूसरे राज्यों पर क्या करना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है। यानी जैसे ह्यूमन का नेचर है वैसे स्टेट का नेचर है और ह्यूमन और स्टेट का नेचर सेम है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें शक्ति की होड़ लगी है। सभी क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं और शक्तियां प्राप्त करके वो क्या करना चाहते हैं, अपने जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। तो यथार्थवाद की मूल यही बात है, यथार्थवाद का मूल यही है। अब हम देखते हैं नव यथार्थवाद क्या। तो नव यथार्थवाद के जैसे मैं आज यथार्थवाद देखा कि यथार्थवाद में मैंने क्या बोला कि यथार्थवाद में मैंने आपको बताया कि जो यथार्थवाद है वो क्या करता है,
है। यथार्थवाद एक चीज़ बताता है कि ये क्या बताता है आप सबको कि जो नेचर, ये यथार्थवादी जो हमारे जितने भी थिंकर हैं वो ह्यूमन का बिहेव करते हैं, वो बताते हैं कि ह्यूमन का नेचर कैसा है। जैसे ह्यूमन का नेचर है यानी इंसान का जो स्वभाव है उसमें ही गड़बड़ी है, उसमें ही कई सारी प्रॉब्लम है। इंसान के बिहेव में कई सारी प्रॉब्लम है, कई सारी समस्याओं को बताते हैं और उसी समस्याओं को बताते हैं कि वो राज्य की समस्याओं को भी क्या करते हैं, उसी के साथ रिलेट करके वो बता रहे हैं। लेकिन जो आपके नव यथार्थवादी हैं वो बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ही प्रॉब्लम है। क्या बताते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जितने संगठन हैं उन संगठनों में ही किसी न किसी प्रकार की वो क्या बताते हैं, प्रॉब्लम्स को बताते हैं। यानी प्रॉब्लम कहाँ है? कहते हैं कि व्यक्ति के, ह्यूमन के नेचर को तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि जो सारी प्रॉब्लम है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही इस प्रकार बना हुआ है कि जो राज्य है उनको शक्ति क्या करनी पड़े, उनको शक्ति एक प्रकार से अर्जित ही करनी पड़ती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या मानते हैं, वो दोषपूर्ण मानते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो उपागम है उन उपागमों की वो क्या करते हैं, बात करते हैं। दूसरा जो आपके नव यथार्थवादी हैं, देखो नव यथार्थवाद कभी भी यथार्थवाद की आलोचना नहीं करता है या यथार्थवाद की बातों को काटता नहीं है। क्या कहता है, बस वो यथार्थवाद को क्या करता है, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल में, या कह सकते हो उसका थोड़ा उसमें नया वर्जन, या जो यथार्थवाद में प्रॉब्लम थी। देखो पहले यथार्थवाद आया था तो यथार्थवाद में जितनी भी कमियां थी या जितनी भी गलतियां थी उनको दूर करके जो नया सिद्धांत है उसी को हम नव यथार्थवादी बोलते हैं। देखो यथार्थवादियों ने ह्यूमन के ऊपर शोध किया या ह्यूमन के नेचर को देखा, और वहीं पर नव यथार्थवादियों ने क्या कहते हैं, व्यवस्था उपागम, यानी उन्होंने व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर को देखा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रक्चर किस, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं। दूसरा अगर फॉरेन पॉलिसी के अगर देखें तो यथार्थवादी, एक बात इसको लिख देना कि यथार्थवाद जो नव यथार्थवादी हैं वह यथार्थवाद को कभी गलत नहीं बताते हैं, बल्कि उसका क्या करते हैं, एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। दूसरा नव यथार्थवादियों का कहना है कि जो भी संघर्ष है वो एक प्रकार के, जिस प्रकार मोरगंथु कहते हैं कि वो सारा जो संघर्ष है ह्यूमन के नेचर में प्रॉब्लम, इसलिए सारा संघर्ष बना हुआ। वो कहते हैं ह्यूमन का नेचर को तो मानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कुछ प्रकार बन गई हैं कि एक प्रकार से इस प्रकार के संघर्ष की पूरा लगा हुआ। दूसरा नव यथार्थवादियों की अगर मैं बात करूं तो यथार्थवाद कहता है कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसियां बनती हैं वो बाई लीडर रहती हैं। क्या बताते हैं कि यथार्थवादी कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो बाई लीडर है, यानी नेता पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। लेकिन हमारे जो भी नव यथार्थवादी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बाई लीडर नहीं बनती हैं, बल्कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग जैसे सिचुएशन रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसी प्रकार के हर देश किसको देख करके पॉलिसी बनाएगा। यानी कोई भी देश होगा अपनी, अगर वह विदेश नीति का निर्माण करेगा तो किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति बनती है वो किसको देखकर बनती है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही बनती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही विदेश नीति का निर्माण। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद का मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से जरूर देख लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम उदारवाद के बारे में चर्चा करते हैं। तो उदारवाद एक प्रकार से कह सकते हो, थोड़ा यहाँ पर उदारवाद के बारे में आपको बता देता हूँ। उदारवाद एक प्रकार से, शायद आपसे इससे पहले भी मैंने आपको उदारवाद के बारे में चर्चा कर रखी है। उदारवादी जितने भी थिंकर है, मेरी बात ध्यान सुनना, उदारवादी जो आपके थिंकर हैं वो किसकी बात करते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। यानी वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है यानी ह्यूमन जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दो, राइट आपको प्रदान करने चाहिए। यानी व्यक्ति के पास, ह्यूमन के पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट होने चाहिए। जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राइट रहेंगे तो अपना विकास स्वयं कर लेगा। यानी राज्य को व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए और राज्य को कम से कम अपने पास राइट्स रखने चाहिए। यानी व्यक्तियों को आप स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। एक प्रकार से उदारवाद इसी बात के बारे में चर्चा करता है। अब हम देखते हैं कि मार्क्सवाद के बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूं कि मार्क्सवाद किस चीज के बारे में बात। देखो मार्क्सवादी क्या है, कार्ल मार्क्स पर पूरी तरह कर आधारित है। मार्क्सवाद कहता है कि समाज में दो धड़े बन गए हैं, यानी गरीबी और अमीरी, उसको हम कह सकते हैं कोई पूंजीवाद, और दूसरा हम कहते हैं कि मजदूरों की बात करते हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, वो देखते हैं। यानी वो 5 टर्म में बात कर गए, यानी जो मनुष्य की जो जीवन काल है उसमें 5 टर्म यानी 5 प्रकार के, यानी बताते हैं कि जब आदिम युग था, वो कहते हैं जब आदिम युग था, ये जब मनुष्य आदि मानव में था तो वहाँ पर किसी प्रकार की क्लास नहीं थी। क्लास समझते हो, यानी किसी प्रकार का वर्ग नहीं बना था, किसी प्रकार की क्लास नहीं थी, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वहाँ पर कौन आ गया, दास आ गए और स्वामी आ गए। स्वामी जो होता था वह दासों की क्या करता था, शोषण करता था। उसके बाद जैसे व्यवस्था आगे बढ़ी तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर किसान और जमींदार आ गए, जमींदार किसानों का शोषण करते थे। उसी प्रकार से प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे जो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है,
एक मजदूर है और दूसरा आपका क्या है, पूंजीपति। पूंजीपति क्या करें, मजदूरों का शोषण करें। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में कोई भी अगर वर्ग नहीं रहेगा तो कोई वर्ग किसी का शोषण नहीं करेगा। यानी जब समाज में, हमारे समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, वर्ग विहीन समाज के बारे में बात करते हैं, जब वर्ग नहीं रहेगा तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। इसी को कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद आने की बात करते हैं। दूसरा एक बताऊंगा कि इसमें आपका एक देखने को मिलेगा कि नव मार्क्सवाद किसी को बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको नव मार्क्सवाद के बारे में बता दूं। देखो ध्यान सुना, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मजदूरों से कहते हैं कि तुम पूंजीपतियों को यहाँ से हटा दो, क्योंकि पूंजीपति तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, और एक प्रकार से उन्होंने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन वहीं पर जो आपके नव मार्क्सवादी हैं वो क्या कहते हैं कि वो सिर्फ ये बात करते हैं कि जो कंपनियां हैं, जो पूंजीपति हैं, अगर वह जो उत्पादन हो रहा है उसका जो प्रॉफिट है, अगर वह मजदूरों के साथ अपना शेयर कर लें तो ये जो खाई है मजदूर और अमीर गरीब की जो खाई है पूंजीपति और मजदूरों में, इसको साधा जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। यानी मजदूरों, देखो मार्क्सवाद पूरी तरीके से अगर बोलूं तो मजदूरों और पूंजीपतियों के संघर्ष को बताने की बात करता है कि पूंजीपति और मजदूर में एक प्रकार का संघर्ष बना हुआ। तो नव मार्क्सवादी आपके क्या कहते हैं कि मजदूर और पूंजीपति में हमें संघर्ष को कम करना चाहिए। संघर्ष हम कैसे कम कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि उसमें आपको करना क्या है कि जो कंपनी यानी जो पूंजीपति है, ध्यान सुनना, जो पूंजीपति है, ठीक है ठीक है, जब पूंजीपति अपना जो कंपनी का जो परसेंटेज है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, जब वह मजदूरों के साथ उसे शेयर करेगा, उनके साथ बांटेगा, तो शायद मजदूर और पूंजीपतियों में जो संघर्ष है वह संघर्ष शायद कम होगा। नारीवाद अगर परिप्रेक्ष्य की बात करोगे तो नारीवाद एक प्रकार से अगर मैं आपको बता दूं तो किसकी बात करता है, नारीवाद महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, क्योंकि ये बताता है कि महिलाओं के अगर संदर्भ में देखेंगे तो किसी किसी देश में महिलाओं की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, किसी देश में खराब है। यानी एक प्रकार से जेंडर शिफ्ट की बात करता है कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। यानी महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार हो, हर प्रकार के राइट हो, घूमने फिरने की आज़ादी है, तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान क्या मिलने चाहिए, अधिकार उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, पुरुषों के समान अधिकार और राइट के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो आपकी यथार्थ, जो आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नारीवाद सिंपल एक बात करता है कि महिलाएं को भी पुरुषों के समान क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिले, यानी महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। इसमें नारीवाद में भी 3 लहरों की बात की जाती है, क्योंकि महिलाओं को भी पहले समाज में आपको पता होगा। दूसरा इसमें एक चीज शब्द आता है, पितृ प्रधान समाज का विरोध करते हैं। ठीक है, नारीवाद में क्या है, पितृ प्रधान समाज। पितृ प्रधान समाज का मतलब होता है कि जहां पर वंश परंपरा पिता के अकॉर्डिंग चलती है, यानी जो वंश परंपरा किसके अकॉर्डिंग चलती है, पिता, यानी जो पिता होगा उसी के अकॉर्डिंग जो वंश परंपरा चलती है। आपने शायद, अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा तो वहां पर जब आप दक्षिण में पढ़ा होगा संगम वंश, और जब संगम वंश जब आपको वहाँ पर चल रहे थे, चेर चाल पांड चल रहे थे, तो वहाँ पर मातृ सत्ता चली, मातृवंश देखने को मिलता है। तो एक बात करते हैं कि जो पितृ सत्ता है उसके टाइप से विरोध करते हैं। दूसरा नारीवाद किसकी बात करता है, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले और उनके राइट के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका, इसमें नारीवाद होगा, उसमें आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें एक है हरित राजनीति। ठीक है, हरित राजनीति क्या होती है वो भी समझ लीजिए। हरित राजनीति का मतलब आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में हम क्या देखते हैं कि पर्यावरण को लेकर के जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज हो, चाहे हम देखते हैं सतत विकास को लेकर के काफ़ी काम हो रहा है, या पर्यावरण बचाने के लिए जो मुहिम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर पर्यावरण को लेकर के जितनी भी प्रकार की मुहिम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपने देखा कि पृथ्वी सम्मेलन है, पानी जल सम्मेलन है, दुनिया भर की बातें होती रहती, ओजोन परत के लिए भी ओजोन परत दिवस भी, यानी पर्यावरण को लेकर के, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम कह सकते हैं जब पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई, यानी पॉलिटिकल साइंस में जब पर्यावरण को ऐड किया गया और पर्यावरण को लेकर के एक प्रकार की मुहिम, और पॉलिटिकल साइंस में आया कि पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष प्रकार की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ध्यान, पर्यावरण क्यों आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, पर्यावरण की जरूरत क्यों, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई एक राष्ट्र काम नहीं कर सकता, यानी एक राष्ट्र पर्यावरण को बेहतर नहीं बना सकता जब तक इसके लिए सभी पूरा राष्ट्र, यानी पूरा राष्ट्र का मतलब समझना, जब पूरा विश्व IR जब इसके लिए एक संगठन में संगठित होगा तभी जाकर के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो। यानी एक प्रकार से पर्यावरण को लेकर के जो राजनीति हो उसी को हम क्या बोलते हैं, हरित राजनीति बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हरित राजनीति, जो आपका चैप्टर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में चलिए, चैप्टर नंबर 1 का में यही सारा मोस्टली इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको उदारवाद बोला हूँ, जो मैंने आपको इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी,
यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में भी यही है, ठीक है। यहाँ पर यथार्थवाद के बारे में चर्चा की गया है, लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा, ध्यान से सुना। चैप्टर नंबर जो सेकंड है इसमें क्या है, मूलभूत संकल्पनाएं। इसमें मूलभूत संकल्पनाएं जैसे राष्ट्रीय शक्ति है, ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय हित है, शक्ति संतुलन है, सामूहिक सुरक्षा है। तो इन हम चारों चीज़ों पर चर्चा करेंगे, चारों चीज़ें क्या होती हैं। यानी सबसे पहले देखें राष्ट्रीय शक्ति क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, सिंपल सी बात है कि भाई कि राष्ट्रीय शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे इंसान एक मानव है, मानव को शक्तिशाली हम कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, यानी किसी भी राष्ट्र की पावर क्या होती है। तो सबसे पहले किसी राष्ट्र की अगर हम राष्ट्रीय शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले उसकी भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। यानी कोई भी राष्ट्र किससे मजबूत होगा, उसके पास एक क्या होनी चाहिए, भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। भौगोलिक सीमा समझते हो, उसका ना कोई एक एरिया होनी चाहिए, भौगोलिक परिस्थितियां जरूर है। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ क्या आपका होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए। यानी आपके पास आपका जो देश है उसका आकार भी बड़ा होना चाहिए। आपकी जो देश की जलवायु है वो अनुकूल अच्छी होनी चाहिए। अगर जलवायु अच्छी रहेगी तभी आपके यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाएंगी। यानी खान पान आपके देश का कब बेहतर हो पाएगा, अरे जब देश में जलवायु सही रहेगी तो तभी फल फ्रूट होंगे, कुछ होगा, नहीं तो सब वैसे रहेगा तो कहाँ से होगा, बंजर भूमि रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भूगोलिक हैं, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जो रेगिस्तान का, ठीक है, तो उसमें रेगिस्तान के इलाके नहीं होने चाहिए, ऐसी प्रकार की वहाँ पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी भौगोलिक परिस्थिति बेहतर होनी चाहिए। अगर आप जब आपके पास भौगोलिक परिस्थितियाँ बेहतर, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ। दूसरा क्या है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स भी अच्छे खासे होने चाहिए। यानी प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए। प्राकृतिक संसाधन में जैसे देखेंगे खनिज अच्छे मात्रा में होने चाहिए, रबर है, जूट है, बांस है, लोहा है, तांबा है, पेट्रोल है, कोयला, इस प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी खनिज हैं, जिस भी राष्ट्र के पास खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं वह राष्ट्र जरूर एक नेशनल पावर के रूप में जरूर बनेगा, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को हम आर्थिक विकास भी होना चाहिए। यानी जिस भी देश की जीडीपी बढ़ती रहती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं, जीडीपी जब आपकी बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, तो आपका क्या रहेगा कि एक प्रकार से आपका जो राष्ट्र होगा शक्तिशाली बनेगा और आपकी राष्ट्रीय शक्ति जरूर बढ़ेगी। दूसरा, जनसंख्या भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी पॉपुलेशन जो है, उसकी जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। जनसंख्या अगर किसी राष्ट्र में आलसी नहीं होनी चाहिए, कि आलसी लोग नहीं होने चाहिए, अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, बल्कि जो जनसंख्या है एजुकेटेड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए और बहुत ज्यादा मेहनती होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की अगर जनसंख्या जो पॉपुलेशन है अगर वह जवान है, पढ़ी लिखी है और कह सकते हैं एजुकेटेड है और स्किल डेवलपमेंट है या उसके पास स्किल है, तो शायद उस राष्ट्र को कोई भी आगे बढ़ने से या डेवलप करने से, यानी राष्ट्रीय शक्ति में जनसंख्या भी होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या वो एजुकेटेड और स्किल्ड वाली होनी चाहिए। अगला जनसंख्या के बाद कह सकते हैं किसी अगले राष्ट्र में क्या, प्रौद्योगिकी भी अच्छी खासी नहीं। प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया यानी टेक्नोलॉजी, विज्ञान की टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका राष्ट्र औद्योगिक क्षमता भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षमता भी काफी मायने रखती है। यानी आपके राष्ट्र में कंपनियां अच्छी खासी लगनी चाहिए, यानी विदेशी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लगी होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास इंडस्ट्री रहेगी यानी आप क्या करेंगे, ज़्यादा से मात्रा में क्या करेंगे, जब आप उत्पादन करेंगे, जब आप उत्पादन करेंगे तभी तो दूसरे राष्ट्रों में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, तभी तो आपको इनकम ज़्यादा होगी। तो इसलिए उत्पादन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सैन्य तैयारी यानी आर्मी तो सबके लिए जरूरी है, आपके पास सैन्य संगठन होना चाहिए। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर जो पहला पॉइंट है, ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए जो आपका पहला पॉइंट है कि उसी को कह सकते हैं कि सैन्य तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आर्मी सेक्शन अच्छा होनी चाहिए, सेना भी बढ़िया अच्छी दुरुस्त होनी चाहिए। अगला नेतृत्व, लीडरशिप भी होनी चाहिए। अगर किसी भी देश की लीडरशिप रहेगी तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, वह राष्ट्र एक पावर के रूप में जरूर रहेगा। लीडर शक्ति, विचारधारा भी काफी मायने रखती है। आपके देश की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी जो है एक जैसे, पूरे देश में दो विचारधारा नहीं चाहिए या विचारधारा को लेकर एक देश में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर जिस भी देश में गुटबाजी रहेगी विचारधारा को लेकर के, तो शायद वहां पर एकता और अखंडता को लेकर के खतरा बढ़ सकता है। अगला कूटनीति क्या होती है, कूटनीति का मतलब होता है कि अपना अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, कूटनीति शब्द आपने बहुत बार सुना, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता। कूटनीति, कूटनीति क्या होता है, अगर कोई भी आपसे पूछे कूटनीति क्या होती है, तो कूटनीति का मतलब होता है अपना, ध्यान रखना मैं क्या बोला, अपना अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही कूटनीति है। यानी सामने वाले का लाभ होगा। देखो कूटनीति क्या होती है कि सामने वाले का भी लाभ होता है, लेकिन
अपना खुद का क्या होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कूटनीति की जाती है। कूटनीति कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। डिप्लोमेसी कभी भी नकारात्मक नहीं होती है, ठीक है, इसको क्या पॉजिटिव है, यानी कोई भी राष्ट्र जो कूटनीति अच्छी करेगा या क्या करेगा कूटनीतिक मामलों में अच्छे काम करेगा, अपना अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, उसकी तो वैसे ही राष्ट्रीय शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सैन्य संगठन और सरकार की गुणवत्ता, यानी किसी भी देश में जब सरकार अच्छी रहेगी, गुणवत्ता वाली सरकार रहेगी, भ्रष्ट सरकार नहीं है, करप्शन फ्री सरकार रहेगी, तो उस देश की राष्ट्रीय शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। राष्ट्रीय चरित्र, यानी जो पॉपुलेशन है उसका राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल भी काफी अच्छा होना चाहिए। राष्ट्र को लेकर के नागरिकों के मन में एक अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। अगला जो आपका रहेगा, इसमें राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय हित के जो घटक हैं वह मुख्यतः दो हैं, वस्तु या महत्वपूर्ण होते हैं। घटक जो होते हैं चर या महत्वपूर्ण कार्य। देखो राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, राष्ट्रीय हितों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राष्ट्र के जो हित हैं उसी को कहते हैं। देखो किसी किसी राष्ट्र के कुछ ऐसे हित होते हैं जिस पे राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे राष्ट्रों के हित होते हैं जिन पर राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, किसी प्रकार के चेंज पर वो राजी नहीं होगा। कुछ राष्ट्रीय हित ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ परिवर्तन आता है, जिनमें समय के साथ बदलाव आता है। राष्ट्रीय हितों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो इसको हम कुछ जैसे प्राथमिक रुचियाँ, यानी कहला राष्ट्रीय हितों को हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। प्राथमिक रुचियाँ ये वह हित होते हैं जिन पर राज्य कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिन पर राज्य कभी समझौता नहीं करता है। ये सांस्कृतिक और भौतिक पहचान को लेकर के होते हैं, यानी कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति के साथ समझौता नहीं करेगा और अपनी भौगोलिक परिस्थिति के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। माध्यमिक रुचियाँ वह प्राथमिक हितों की तुलना में ऐसे प्राथमिक या कह सकते हैं हित कौन होते हैं जो प्राथमिक हितों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। विदेश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और राजनीतिक कर्मचारियों के लिए ये अनुकूल होता। अस्थायी हित का क्या होता है, ये वह राज्य के लिए दीर्घकालिक हित हैं, जैसे चीन दक्षिण एशिया में अपना आधिपत्य बनाए रखने का इरादा है। यानी जो हित होते हैं वो भी कई प्रकार के। देखो प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिन पर राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो द्वितीयक हित होते हैं उनको हम कहते हैं जिनमें राष्ट्र कभी ना कभी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या चेंज करने के लिए उन पर सहमत हो सकता है। अगला कह सकते हैं सामान्य हित क्या होते हैं कि ये हित बड़ी संख्या में राष्ट्रों पर लागू होते हैं। सामान्य हित का मतलब क्या होता है कि ये हित बड़ी संख्या में राष्ट्रों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गई, जैसे खाद्य सुरक्षा हो गई, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट हित क्या होते हैं, ये विशेष राष्ट्रों के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए तीसरी दुनिया के विकास। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके कौन है, यानी राष्ट्रीय हित को हम कैसे सुरक्षित करते हैं। अब मान लो किसी तुम्हारा हित है, तुम्हारा जिस चीज़ में भला है, अपना भला कैसे करोगे। जैसे इंसान एक अपना भला करता है उसी प्रकार से राष्ट्र भी तो अपना भला करेगा, अपने हित साधेगा। जैसे एक प्रकार से इंसान अपना हित साधता है, उसी प्रकार राष्ट्र होते हैं वह भी अपने हितों को साधने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं और अपने हितों को साधने के लिए। राष्ट्रीय हितों को हम कैसे साध सकते हैं, बना सकते हैं, कूटनीति के जरिए। कूटनीति का मतलब होता है भाई अपना अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेना आर्थिक संसाधनों के द्वारा। यानी हमारे पास जब आर्थिक संसाधन रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रीय हित को पूरा कर सकते हैं। अरे किसी दूसरे को संसाधन दे करके अपनी बात मनवा सकते हैं ना। अधिक प्रचार के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए, दबाव का उपाय करके, यानी हम दूसरे पर क्या कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। संगठन बना करके और संधि करके हम अपने राष्ट्रीय हितों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला शक्ति संतुलन क्या होता है। ये जो शक्ति संतुलन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक प्रकार से शक्ति संतुलन अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी बनी रही, यानी शक्ति संतुलन बना रहेगा, ठीक है। अगर जब बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा शक्ति का लेकर के, तो अराजकता नहीं बनेगी, ठीक है। यानी सभी में जो शक्ति है, जो पावर है, ये बराबर होनी चाहिए। अगर शक्ति एक में ज़्यादा है, एक में कम हो गई, तो क्या होगा, जो कमजोर होगा ना, उसका जो बलशाली होगा वो क्या करेगा, शोषण कर लेगा। इस प्रकार से कहते हैं ये शक्ति संतुलन मतलब कि सभी राष्ट्रों में जो शक्तियां हैं वह बराबर होनी चाहिए। अगर सभी राष्ट्रों में शक्तियां बराबर नहीं रहेंगी तो क्या एक राष्ट्र दूसरे पर क्या करेगा, दमन करेगा, उसका शोषण करेगा। इस प्रकार के राष्ट्र क्या करेंगे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क्या करेगा, लगातार वह शोषण करते रहेंगे, दूसरे राष्ट्रों का क्या करेगा, शोषण करेगा। तो इसलिए कहता है कि इसमें होना चाहिए, यानी हमारा जो शक्ति संतुलन है वो बना रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय में शक्ति संतुलन को लेकर काफ़ी विचार विमर्श होता है कि शक्ति का जो संतुलन है वो हमें बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का हनन करेगा। और बैलेंस देखो
बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा राष्ट्र भी चाहते हैं कि बैलेंस, देखो जो गरीब राष्ट्र होगा, जो कमजोर राष्ट्र होगा, वो हमेशा चाहेगा कि बैलेंस ऑफ पावर बने। और बैलेंस ऑफ पावर बनेगी कैसे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए काम है कि राष्ट्र क्या करें, आपस में संगठित हो जाएं। यानी जब राष्ट्र क्या करेंगे, संधि बना करके आपस में संगठित हो जाएंगे, तो क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए यानी कह सकते हैं कि वह बैलेंस ऑफ पावर को बना सकते हैं। यानी बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है। और बैलेंस ऑफ पावर के इसके कौन कौन से तरीके हैं, जैसे क्षतिपूर्ति है, संधियों और प्रतिसंधियां हैं, सशस्त्रीकरण है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को बना सकते हैं। यानी अगला सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी को बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा को तो मैंने एक बार आपको बताया था। सामूहिक सुरक्षा ये समझ लिए, यानी कोई भी राष्ट्र होता ना, युद्धों को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा बहुत कारगर होती है। यानी युद्धों को रोकने के लिए जो सामूहिक सुरक्षा बहुत कारगर है। अगर मान लो कोई बहुत कमज़ोर देश है, ठीक है, यानी बहुत ही कमज़ोर का मतलब होता है कि उस राष्ट्र के पास ना तो बहुत ज़्यादा संसाधन है, ना तो उसको लड़ने के बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या होगा कि वो क्या करे, किसी भी राष्ट्र के साथ अगर संधि कर लेगा, किसी भी बड़े राष्ट्र के साथ क्या कर लेगा, अगर वह संधि कर लेगा तो क्या होगा, जब उस पर ऊपर कोई हमला करेगा तो दूसरा राष्ट्र क्या करेगा, उसका सहयोग के लिए सामने आ जाएगा। इस प्रकार क्या रहेगा, यानी सामूहिक सुरक्षा के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय में क्या कर सकते हैं, जो युद्ध हैं उन युद्धों को हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, या युद्धों को टाला जा सकता है। देखो शक्ति का प्रबंधन एक साधन है, शक्ति को हमें प्रबंधित करने, सामूहिक सुरक्षा के जरिए शक्ति हम प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रों को आक्रामकता को समाप्त करने के लिए, यानी जो राष्ट्र दूसरे पर आक्रामक रूप से अधिकार जमाते हैं या एक दूसरे का क्या करते हैं, हनन करते हैं, जब सामूहिक सुरक्षा रहेगी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए राष्ट्र कहते हैं, जैसे कोई राष्ट्र 10 एक बड़ा ग्रुप बन रहा है, उसमें अगर कोई कमजोर राष्ट्र शामिल हो जाएगा तो इससे क्या, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये समझ लिए कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, उसमें मान लीजिए कि उसमें आपको ये समझ लिए कि उसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 10 बच्चे में आप ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो मान लो बाई चांस कि आप पर किसी ने हमला कर दिया, तो उस ग्रुप में जो 10 बच्चे थे, आप 11 थे, तो 10 के 10 बच्चे क्या करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे ना। अरे भाई आपको कोई मारेगा तो सपोर्ट करेंगे ना। यानी क्या होता है, ग्रुपबाजी एक प्रकार से। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ग्रुप बना लो, गैंग बना लो, गैंग में बना के चलो तो कोई तुमको मारेगा नहीं। अगर कोई तुमको अगर मारने आएगा तो तुम्हारे जो साथी होंगे वो दूसरे पर हमला कर देंगे। यानी इससे क्या है, एक प्रकार से दूसरा भी जो रहेगा वह दहशत में रहेगा, तुम पर कोई हमला है। यानी इसके जरिए कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए हम युद्धों को रोका जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय आईआर में देखें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, युद्धों को रोका जा सकता है। आपने देखा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 देशों से शुरू हुआ और इसमें लगभग 37-38 देश शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए, इसका रीजन था कि एक ने दूसरे से कलेक्टिव सिक्योरिटी कर रखी थी, उन्होंने संधियां कर रखी थी भाई कि हम पर हमला कोई करेगा तो तुम साथ जरूर देने आना। इस चक्कर में सब लोग एक दूसरे का साथ देने के चक्कर में इतने लोग शामिल हो गए। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं करता, अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता, उस पर परमाणु बम क्यों नहीं गिरा पा रहा। जिस प्रकार अमेरिका ने जापान पर नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए, उस तरह से वह नॉर्थ कोरिया पर परमाणु बम क्यों नहीं गिरा पा रहा। उसका रीजन है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर अगर कोई भी हमला करेगा तो चीन उसके लिए खड़ा रहेगा। अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई भी हमला करेगा तो चीन उसका क्या देगा, साथ देगा। इसीलिए अमेरिका हमेशा पीछे हट जाता है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया का देखा कितना छोटा सा देश है, वो डेली नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हमेशा अमेरिका को डराता रहता है, परमाणु बम है, बम फेंक देंगे, बम फेंक देंगे, लेकिन अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। रीजन क्या है, क्योंकि उसके साथ क्या है, चीन के साथ उसके क्या है, संबंध है, उसके साथ उसके संधि हो चुकी है। यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया ने कलेक्टिव सिक्योरिटी बना ली है, इसलिए नॉर्थ कोरिया कुछ भी करता रहता है तो अमेरिका जैसे देश कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं नॉर्थ कोरिया का। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी यही होती है कि अब नॉर्थ कोरिया पर कोई हमला ही नहीं कर पाता, अमेरिका जैसा बड़ा देश एक छोटे देश पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि उसके समर्थन में क्या खड़ा हुआ है, चीन खड़ा हुआ। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, देखो शक्ति संतुलन जो रहेगा, जैसे मैंने आप बैलेंस ऑफ पावर रहेगी, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल पावर है। ये आपके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से शायद आपका एक आ सकता है। तो इन चीज जितने भी पॉइंट हैं इनको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो इनको समझ लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए। चैप्टर नंबर जो आपका 3 रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या है, वैश्विक व्यवस्था का विकास सेकंड वर्ल्ड वॉर तक। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था का विकास सेकंड वर्ल्ड वॉर तक। इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा
उसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध को देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखिए, ठीक है। जैसे आप प्रथम विश्व युद्ध देखोगे तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है भाई, ठीक है। पहला विश्व युद्ध क्यों हो गया, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है, पहला हेडिंग लिखना कि गुटबंदी और गुटबंदी बहुत ज़्यादा, ग्रुपबाजी बहुत चलती थी, ठीक है। ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहला प्रमुख कारण था कि यूरोप जगत में उसके पड़ोसी क्या हो रहे थे, गुप्त संधियां हो गई थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गुप्त रूप से संधि कर ली और 1982 में इटली भी उस संधि में शामिल हो गया था, कह सकते हो। दूसरा, ए त्रिगुट का जन्म हो गया था और 1990 में बिस्मार्क ने क्या कर दिया, बिस्मार्क का पतन हुआ और फ्रांस और रूस एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए और 1894 में कि फ्रांस और रूस में समझौता हो गया। अब इंग्लैंड और यूरोप में गुटबाजी से अलग हो गए, किंतु उसने देखा जा सके यूरोप के आसपास के राज्य समझौता कर रहे थे, यानी अपने आप को अकेला देखा और दूसरे राज्यों के साथ गुटबंदी, यानी कह सकते हो कि पूरे यूरोप में क्या रहे, एक प्रकार की गुटबंदी चल रही थी। गुटबंदी समझते हो कि ग्रुपबाजी कर रहे थे, सारे जितने भी राष्ट्र थे एक ग्रुप बना बना करके अपना काम कर रहे थे, यानी गुटबंदी। दूसरा कह सकते उग्र राष्ट्रवाद है, दूसरा कह सकते हैं यूरोप में एक प्रकार से कह सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद था। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र को लेकर के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे थे, सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे, विस्तारवादी नीतियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध काल में लिखना कि इनकी विस्तारवादी नीतियां हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, ठीक है। ये अपना विस्तार करते, यानी आप मान लो यूरोप के देश यूरोप में ही विस्तार करेंगे तो दूसरा तो विरोध करेगा ही भाई, दूसरे का घर में हड़प लोगे तो विरोध तो करेगा ही। तो क्या होगा कि यहाँ पर विस्तारवादी नीतियां। दूसरा एक क्या, जिसके भी जिन्होंने भी कॉलोनी बना रखी थी, एक देश दूसरे देश की कॉलोनी हड़प रहे थे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो मेरा थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं। देखो जर्मनी पहले बहुत शांत रहता था, ठीक है। यूरोप में जर्मनी बहुत शांत देश था, ठीक है, शांत रहता था। लेकिन बाद में क्या दिक्कत आई कि जर्मनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया राजनीतिक रूप से। अब मान लो कि तुम्हारी, सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे क्लास में कोई लड़का हो, बहुत शांत रहता हो, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हो, किसी से कोई लेना देना ना हो, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक हो, अरे जाने दो, कोई छोड़ो, उसको भी ध्यान मत दो, तो कोई बोलता नहीं है, इस प्रकार से रहेगा। लेकिन वही लड़का मान लो कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो जाए, दूसरा हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, दूसरे लोगों को बड़ा खतरा हो जाएगा। आप समझ सकते हो ना कि अगर कोई व्यक्ति है बड़ा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी में लेता नहीं है, कुछ समय बाद अगर वह इंटरेस्ट लेने लग जाए और कुछ लोगों से अगर आगे निकल जाए तो दूसरे लोगों को टेंशन बड़ी हो जाएगी। तो यही समस्या हो गई थी यूरोप में, क्योंकि जर्मनी जो पहले था अलग अलग खंडों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश नहीं था, तो उसको किसी को तो कोई दिक्कत नहीं थी जर्मनी को लेकर। लेकिन बिस्मारक ने एक काम कर दिया, जर्मनी का उसने कर दिया एकीकरण, जर्मनी को उसने सारा जोड़ दिया। और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो जर्मनी बहुत तेजी से यूरोप में बढ़ने लगा और दूसरे लोगों को हो गई टेंशन। इसी को कह सकते हैं कि जर्मनी में क्या हो कि जर्मनी की शक्तियां जिस प्रकार से बढ़ रही थी, जर्मनी की शक्तियां कह सकते हो कि अपार शक्तियां बढ़ने लगी और दूसरे लोग उससे आगे दहशत में, क्योंकि दहशत बढ़े थे। दूसरा, साम्राज्यवाद विस्तार की लालसा है, यानी यूरोप के जितने भी देश थे अपने साम्राज्यवाद विस्तार का मतलब होता है अपनी सीमा रेखा को बढ़ा लेना, कि दूसरे घर में कब्जा कर लेना। यानी यहाँ पर देखो यूरोप के जितने भी देश थे इस साम्राज्यवादी विस्तार नीति को, अपने साम्राज्य को, अपने देश को, बाउंड्री लाइन को बढ़ाने के लिए दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये सारी जो बातें थी यूरोप में, कह सकते हो कि यहाँ पर युद्ध को लेकर के। दूसरा, सैनिकों की प्रवृत्ति, दूसरा कह सकते हो युद्ध का भंडारण हो रहा था, यानी यहाँ पर जितने भी यूरोप के देश थे वहाँ पर कह सकते हो कि सैनिक शक्ति को बढ़ाया जा रहा था और हथियार जो जितने गोले बारूद होते हैं इनको बड़ी संख्या में बनाया जा रहा था। यानी जब भी हथियारों की खरीद फरोख्त ज़्यादा होगी राष्ट्रों के बीच में तो कह सकते हैं कि वहाँ पर अशांति का माहौल जरूर बन सकता है। दूसरा, जर्मनी और फ्रांस में कह सकते हो कि प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा। एक बार पता कर कि जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस के इलाके को कब्जा कर लिया था, ठीक है। जर्मनी ने फ्रांस के इलाके को कब्जा कर लिया तो बाद में फ्रांस ने उसको छुड़वा लिया था। और जर्मनी और फ्रांस में कह सकते हो कि 36 का आंकड़ा है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि जर्मनी जब यूरोप में बढ़ा तो फ्रांस को बड़ी दिक्कत होने लगी थी। इसलिए कह सकते हो कि फ्रांस जो रहा वो मित्र राष्ट्रों में शामिल रहा और जर्मनी धुरी राष्ट्रों में रहा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो कि जर्मनी और फ्रांस में दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ी, शुरुआत इन्हीं लोगों से है, ठीक है। अगर कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर जो मेन कारण है उसमें कौन मेन एक्टर हैं, तो मेन एक्टर जर्मनी और फ्रांस ही थे। तो जर्मनी और फ्रांस में इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी, यही दुश्मनी बदलते बदलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बदली, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आप उसमें हिटलर को कह सकते हैं। वहाँ भी यही रीजन है कि एक प्रकार से अपमान का बदला लेना चाहते थे। आप कह सकते हो कि जो बदले की राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसीलिए मैं आपको मोरगंथु इसी को बात कहता है कि जिस प्रकार, ध्यान सुनना, मोरगंथु
मोरगंथु क्या कहते हैं, अगर मैंने आपको बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो बदले की राजनीति है, या दूसरा विश्व युद्ध बदले की राजनीति था, हिटलर बदला लेना चाहते थे कि जिस प्रकार उनका अपमान हुआ था, मोरगंथु इसी बात को कहता है। ठीक है, वो यही कहता है कि ह्यूमन का नेचर क्या है, एक प्रकार से बदले की राजनीति है, ह्यूमन क्या नेचर ही कमियां हैं, तो शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको क्या देखने मिलता है कि संघर्ष है, इसीलिए ह्यूमन के नेचर को यथार्थवादी मानते हैं। आपने देखा कि एक प्रकार से बदले की राजनीति, यानी व्यक्ति का जो नेचर है वही क्या अजारकवादी है, इंसान ही दूसरे पर क्या अपना अधिकार जमाना चाहता है, इसलिए जो यथार्थवादी है उसी चीज को यथार्थवादी ने बताया। उससे पहले वो चलता था व्यवहारवाद चलता था, अरे व्यक्ति बहुत व्यवहारवादी है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, व्यवहारिक बड़ा इंसान बड़ा व्यवहारिक है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बातें चलती थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व हुआ, तो इन सब लोगों की अकल ठिकाने लग गई, इनको सबको पता चल गया कि इंसान का जो बिहेवियर है ना वो अजारकतावादी है, कि जिस प्रकार ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन भी दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, ऐसा ही ह्यूमन का नेचर है। और उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी राज्य का भी उसी प्रकार से नेचर है, राज्य भी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को बढ़ाना चाहता है ताकि वह भी अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट को पूरा कर सके। प्रथम विश्व युद्ध में कह सकते हो कि जर्मनी और फ्रांस में जो मैंने बताया कि इनके बीच में बढ़ती शत्रुता, दूसरा एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे थे प्रथम विश्व काल में, यानी एक राष्ट्र यानी जर्मनी कह सकते हो कि जर्मनी फ्रांस के लिए प्रचार का झूठा प्रचार, प्रेस और मीडिया का एक कर रहे दुरुपयोग करते, एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ उसमें गलत बातें, झूठी बातें, काल्पनिक बातें लिखी जाती थी, भड़काऊ बयान या भड़काऊ बयानबाजी चलती थी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हो रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध में कह सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये सभी कांड थे कि प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण यही है कि एक प्रकार से उन्होंने देखो जैसे मैंने आपको पहले हमने हेडिंग देखा गुप्त संधियां हो रही थी, तो क्या होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब फ्रांस और जर्मनी कूदे, जब उन्होंने युद्ध को राष्ट्रीय हंगरी उसमें बीच में आए, तो बाकी लोग उसमें कैसे एंटर कर गए, बाकी लोग इसीलिए एंटर कर गए, बाकी लोग इसीलिए उसमें कूद पड़े क्योंकि भैया उन्होंने संधि कर रखी थी, आपको कोई मारने आएगा तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, इस चक्कर में बाकी लोग भी कूद पड़े उसमें, यानी वहां पर क्या हो रही थी गुप्त संधियां हो रही थी। एक प्रकार से कह सकते हो कि जर्मनी यानी मैं कह सकता हूँ कि यूरोप में कह सकते हो कि एक प्रकार यूरोप पूरा बारूद पर बैठा हुआ था, बस उसमें एक घटना होनी थी, और जो घटना आप सबको पता होगी, घटना उसमें या बाद में हो ही जाती, जो आपने देखा होगी कि वहाँ पर फ्रांसिस को जो उनको मार दिया जाता है कि उन्होंने जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी था उसको जो ऑस्ट्रिया हंगरी में उसका हो जाता है, इस चक्कर में बाद में युद्ध की शुरुआत हो जाती। तो युद्ध की शुरुआत वैसे हो जाती जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम तात्कालिक कांड कहते हैं, 1857 का तात्कालिक कांड क्या हम बताते हैं, उसमें चर्बी वाला कारतूस था और बात फैल गई कि गाय की चर्बी उसमें मिली है, बाकी तो भारत में दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी। उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में अनेक कांड थे, वो बस सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी और चिंगारी उसी से लग गई थी और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगला जो आपका रहा पेरिस शांति सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, खत्म हो गया, अब भाई दूसरा विश्व युद्ध ना हो इसके लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी के लोग हार गए, तो हारे वाले लोगों को तो बुलाना पड़ेगा ना संधि करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, दोबारा नहीं युद्ध कर दें, इसलिए बुलाया गया, पेरिस में बुलाया जाता है। और वहाँ पर जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यहाँ पर मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र दोनों मिलते हैं और उनके बीच में कई सारी संधियाँ होती हैं, और विशेषकर जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाए क्योंकि जर्मनी को दोषी माना जाता है और उस पर पैसे भी लिए जाते हैं, उससे हर्जाना भी भरना पड़ता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं आगे चलकर जर्मनी पर कई प्रकार के पेरिस शांति सम्मेलन ही कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सभा को जो बुलाया गया था उसी में पेरिस में बुलाया गया था। और पेरिस कहाँ, फ्रांस की राजधानी है। बुला भी करें कि जर्मनी और फ्रांस में इतनी ज़्यादा लड़ाई थी और पेरिस की राजधानी फ्रांस में उस सम्मेलन को भी बुलाया गया। जर्मनी के लोग भी गए थे, बट उनके साथ बताया जाता काफ़ी अपमान हुआ था, काफ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। और बाद में कह सकते हो जो हिटलर ने उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो सारे उसे का रिफ्लेक्शन था, आप कह सकते हो कि एक प्रकार से जिस प्रकार जर्मनी को बदनाम किया गया, जिस प्रकार से जर्मनी भूखमरी है, और हिटलर उसी टाइम क्या होता है जर्मनी में फेमस हो जाता है, समझ सकते हो। हिटलर भी राष्ट्रवाद के साथ और कई सारी चीज़ों के साथ जर्मनी में आता है। तो इसका कारण है कि पेरिस शांति सम्मेलन आप कह सकते हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो कह सकते हो कि जो शांति वार्ता हुई थी उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन। अब देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर को, देखते हैं कि जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण है पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन में कह सकते हो कि जिस प्रकार जर्मनी के साथ शर्मनाक संधि हुई, यानी उसको दूसरा सामूहिक सुरक्षा जो बनाई गई थी, जो सामूहिक सुरक्षा बनी थी वो पूरी तरीके से विफल हो गई थी। यानी इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने बनाया था ग्रुप बनाया था, कई सारी चीज़ें बनाई थी कि आगे चल करके युद्ध ना हो, वो सारे फेल कर गई और युद्ध हो गया।
तानाशाहों का उत्कर्षण, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तानाशाहों का उत्कर्षण है। इसमें हिटलर और मुसोलिनी का नाम जरूर लिखना, हिटलर और मुसोलिनी दो बड़े एक्टर हैं उसमें लिखना, कि जहाँ पर हम लिखते हैं कि वहाँ पर नाजीवादी दल और दूसरा फांसीवादी, ठीक है। हिटलर जो होता है, हिटलर का जो उदय होता है, और दूसरा हम कह सकते हैं, और इटली में तानाशाही का भी उदय हुआ था, ठीक है। इटली और जर्मनी में तानाशाही शक्तियाँ आती हैं, ये भी कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। फ्रांस की सुरक्षा की खोज, यानी फ्रांस की जो सुरक्षा की खोज, इसका भी पश्चिम राष्ट्रों की नीति और अंतर विरोधी और तुष्टीकरण की जिस प्रकार वहाँ पर राजनीति, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं उग्र राष्ट्र की भावना थी। निशस्त्रीकरण असफल हो गया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोला गया था कि शस्त्र कम से कम बनाने, गोले बारूद कम बनाना, हथियार कम बनाना, बम कम बनाना है, लेकिन फिर भी लोगों ने, दूसरा कह सकते हो जर्मनी ने जिस प्रकार अपनी बातें नहीं मानी और सेना को बढ़ाने लग गया, हथियार बनाने लग गया, और जिस प्रकार हम कहते हैं हिटलर का उदय, ये सारी चीज़ें सेकंड वर्ल्ड वॉर के हम कह सकते हैं कारणों में शुमार है। आर्थिक कारण भी बड़ा है, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक कारण बना है, क्योंकि 1929 में क्या हो गया था, एक आर्थिक मंदी आई थी। वो आर्थिक मंदी भी कह सकते हैं कि एक बड़ा कारण रही, और एक बड़े रीजन के रूप में हम उसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरा, दो प्रतिद्वंदी सैनिकों गुटों का उदय, यानी दो प्रतिद्वंदी क्या हो गए थे, यहाँ पर गुट बन गए थे, हाँ, 14 से 18 तक ही है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो आर्थिक कारण क्या था, यानी जिस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया 1929 में आर्थिक मंदी आ गई थी, ये भी रहेगा। दूसरा, अल्पसंख्यकों में असंतोष, अल्पसंख्यक यहाँ पर क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग थे, ठीक है, चाहे पोलैंड में थे, अल्पसंख्यक, यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जो अल्पसंख्यक देश हैं, जिनके देश की आबादी बहुत कम है, उन देशों की यहाँ पर बात की है। जैसे पोलैंड पर इन्होंने हमला कर दिया, ये भी बड़ा आपने देखा होगा ना कि जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, हमला कर दिया। हिटलर ने पहले जाके पोलैंड पर हमला बोल दिया, और पोलैंड को बचाने के लिए इंग्लैंड चले गए, और दुनिया भर के लोग वहाँ पर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वही सारी चीज़ें हो रही थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई सारे रीजन रहे। दूसरा कह सकते हैं जर्मनी में अधिनायक हिटलर का उदय हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में कह सकते हैं कि जर्मनी में एक फांसीवादी सरकार, यानी कह सकते हैं एक तानाशाह का उदय होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। युद्ध के तात्कालिक कारण, यानी युद्ध के तात्कालिक कारण में कहते हैं जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो तात्कालिक कारण क्या रहेगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, दूसरा जो सामूहिक सुरक्षा बनाई गई थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई थी, विफल हो गई थी, और इसके कारण कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बारे में हम कह सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा।